ट्रम्प जो है ग्रीनलैंड को एनेक्स करने के बारे में बार बार जो है बोल रहे हैं। 1946 में वर्ल्ड वॉर टू के ख़त्म होने के बाद जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने डेनमार्क के सामने एक प्रस्ताव रखा था कि वो ग्रीनलैंड को ख़रीदना चाहते हैं, लेकिन डेनमार्क ने जो है वो प्रस्ताव ठुकरा दिया था। एक तो वो चाहते हैं कि ही एड्स ग्रीनलैंड टू अमेरिकन टेरिटरी, इट विल बी अ फेदर ऑन हिज कैप। उससे ज़्यादा बड़ा कारण ये हो सकता है कि जो है ट्रम्प हैज़ कंटेम्प्ट फॉर यूरोपियन लीडरशिप, ही हैज़ कंटेम्प्ट फॉर लिबरल लीडर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। कनाडा को भी उन्होंने जो बोला था कि जो है ये 51st स्टेट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, और बार बार वो ट्रूडो को जो है गवर्नर कह के जो है संबोधित कर रहे थे। तो अभी ट्रम्प ने काफ़ी एफ़र्ट्स करे थे हाल फिलहाल में अपनी तरफ से, तो कि जो है रशिया के साथ यूक्रेन में जो वॉर है वो ख़त्म हो। जब वो अपना इलेक्शन कैंपेन भी जो है उनका चल रहा था, तो उन्होंने कहा था कि वो जो है ये यूक्रेन वॉर को जो है ख़त्म कर देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो यूरोपियन लीडरशिप थी वो इसके आड़े आई, वो एक ऑब्स्टिकल के तौर पे आती हुई दिखी, और वो ट्रम्प के हिसाब से काम नहीं कर रही थी। जैसे ही वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म हुई थी तो दुनिया एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है बनाने लगी थी, जिसके चलते जो है ये इंटरनेशनल ये ऑर्गेनाइजेशंस थी जो यूनाइटेड नेशन और ये सब जो है रखी गई थी। पूरा फोकस था यूरोप को जो है रीबिल्ड करने का, और साथ ही साथ एक नया एक जो है वैल्यू सिस्टम दुनिया में क्रिएट हो रहा था। वर्ल्ड वाज मूविंग अवे फ्रॉम दिस दिस पास्ट सेंचुरी ऑफ कॉलोनाइजेशन को बहुत नेगेटिव तरीके से देखा जा रहा था, और इसीलिए 47 में जो है इंडिया को भी इंडिपेंडेंस मिली, कई और देशों को मिली, इजराइल को मिली, श्रीलंका को मिली। कॉलोनाइजेशन धीरे धीरे करके जो है दुनिया से ख़त्म होने लगा। उसका एक बड़ा कारण ये भी था कि जो सबसे बड़ी एम्पायर थी ग्रेट ब्रिटेन, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। उसकी ऐसी स्थिति नहीं थी कि वो जो है इंडिया को जो है कॉलोनाइज करके जो है रख पाए। वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद ही जो सबसे बड़ा थ्रेट जो है यूएस के लिए था, क्योंकि यूएस एक जो है सुपर पावर के तौर पे जो है उभरी थी। तो यूएस और यूएसएसआर के बीच में जो है एक कंपटीशन था। कम्युनिज्म को कॉम्बैट करने के लिए जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने और जो ये वेस्टर्न ब्लॉक था यूरोप का, उन्होंने जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है स्थापित करी। उसी तरीके से 55 में जो है सोवियत यूनियन ने वॉर्सो पैक्ट जो है स्थापित किया, जिसमें कुछ ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ थी और जो है यूएसएसआर थे, और हमने एक जो है कोल्ड वॉर का जो है एरा देखा। इसमें ये दो एक पावर ब्लॉक्स थे, इनकी ये कुछ यूरोप के जो है देश थे, लेकिन एक तबका जो था कि जो है किसी भी पावर ब्लॉक के साथ जो है नहीं जुड़ना चाहता था। वो था नॉन अलाइन देशों का, जिसके एक प्रमुख लीडर जो थे एक तरीके से कह सकते हैं जवाहरलाल नेहरू थे, और इंडिया इसका जो है एक जो है अहम हिस्सा था। तो यूरोप जो है जो ग्लोबल पॉलिटिक्स थी वो उसका एक सेंटर स्टेज था, और एक ये जो लिबरल डेमोक्रेटिक ऑर्डर था, फ्री मार्केट इकोनॉमी का एक तरफ और कम्युनिज्म दूसरी तरफ, ये यूरोप में जो है इट वाज अ वेरी हॉटली कंटेस्टेड रीजन। और इसी के चलते हमने देखा 60s में, 70s में, 80s में दुनिया भर में जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जो है रिजीम चेंज ऑपरेशंस करे। जहाँ जहाँ उन्हें लगा जो है कि जो है कम्युनिज्म बढ़ रहा है, वहाँ उन्होंने जो है कोवर्टली या ओवर्टली जो है रिजीम चेंजेस करी। उसके बाद जो है बर्लिन वॉल जो है कोलैप्स करती है, और दुनिया एक यूनिपोलर मूवमेंट देखती है, जहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बिकम्स दिस सुप्रीम पावर। उसके साथ ही साथ जो है इंडिया भी 91 में जो है अपनी इकोनॉमी खोलती है, और एक तरीके से जो लिबरलाइजेशन है उसको जो है अपनाती है। तो कहीं ना कहीं इंडिया भी जो है फिर एक जो लिबरल ब्लॉक है उसकी तरफ अपने आप को जो है ज़्यादा करीब जो है अपने आप को देखने लगी। चाइना ने अपनी इकोनॉमी जो है बहुत पहले ही खोल दी थी, 10 साल पहले, 12 साल पहले इंडिया से जो है चाइना ने अपनी इकोनॉमी खोल दी थी, और चाइना एक जो है मैन्युफैक्चरिंग हब जो है बन रहा था। उसने रेयर अर्थ मिनरल्स का जो है प्रोडक्शन, उसकी प्रोसेसिंग जो है पूरी तरीके से जो है कंट्रोल करना जो है शुरू कर दिया था। जो वेस्टर्न वर्ल्ड था, खास तौर पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दे हैड अज्यूम दैट वंस चाइना ओपन्स इट्स इकोनॉमी
and it embraces a kind of a liberalism, it will turn into a liberal democracy, जो कि नहीं हुआ। तो 90s का दौर पूरी तरीके से जो है एक तरीके से जो है लिबरल हेजेमनी देखी पूरी दुनिया में, और जो वेस्टर्न मीडिया था, यूरोपियन मीडिया, अमेरिकन मीडिया, वो पूरी तरीके से जो है ग्लोबल पॉलिटिक्स का जो है नैरेटिव जो है वो कंट्रोल करता था। साथ ही साथ 92 में एक जो है बड़ी महत्वपूर्ण किताब आती है जिसे फुकुयामा ने लिखा था, जो एक बड़े एमिनेंट अमेरिकन पॉलिटिकल फिलोसोफर है, एंड ऑफ हिस्ट्री, जिसमें उन्होंने ये बात बताई कि जो लिबरल डेमोक्रेटिक ऑर्डर है ये पिनिकल है एक कहते हैं पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन का, और इसके बाद कुछ नहीं है, ये फाइनल है। दिस इज़ द बेस्ट पॉलिटिकल सिस्टम दैट वन कैन इमेजिन, जो एक प्लूरल लिबरल डेमोक्रेटिक सोसाइटी के बारे में बात करता है, ह्यूमन राइट्स एक्सेट्रा, ये सब कुछ वैल्यूज़ हैं जिस पे ये खड़ा है। और इसके चलते पूरे 90s में जो पूरी मीडिया थी दुनिया भर की, इंडिया की, हर डिबेट जो है डेमोक्रेसी के नाम पे होता था, ह्यूमन राइट्स वाज कंसिडर्ड पिनिकल, ये सब चीज़ें जो है बहुत सैक्रोसेंट जो है होती हुई बहुत ज़्यादा जो है सैक्रोसेंट होती गई। उसके बाद 2008 में जो है एक फाइनेंशियल क्राइसिस आता है विच रियली जोल्टेड द नियो लिबरल ऑर्डर। उसी के साथ साथ चाइना हैड ऑल्सो सर्फेस्ड एज अ मेजर पावर, and China was a communist country. It still is a communist country, but not communist in the traditional sense. It also modified its political system. It embraced certain aspects of liberalism, but essentially it remained a communist rule state, और उनका जो political system है, उनका administrative system है, वो western liberal democratic system की तरह जो है नहीं है। तो चाइना का जो है इमर्जेंस होता है एक सुपर पावर के तौर पे। उसी के साथ साथ रशिया दैट वाज मतलब बिल्कुल ख़त्म सा होता हुआ दिख रहा था लेट 90s में। उनकी मिडिल क्लास जो है बहुत श्रिंक कर गई थी, 7% जो है उनकी मिडिल क्लास रह गई थी, वहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है गिर रही थी। व्लादिमीर पुतिन की लीडरशिप में इट रियली रीसर्फेसेस एज अ मेजर पावर। तो 2010 ऑनवर्ड्स जो है दुनिया में जो है फिर 3 जो है बड़ी पावर जो है दिखी। एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था, चाइना था, उसके साथ ही साथ जो है रशिया। इसके साथ ही साथ जो है जो नेटो था और जो ये एक लिबरल डेमोक्रेटिक ऑर्डर था, ये पूरी तरीके से जो है पूरा यूरोप में जो है एक्सपैंड करता रहा। जो ईस्टर्न यूरोप था उसकी भी काफ़ी सारे देश जो है नेटो का हिस्सा बन गए। हंगरी नेटो का हिस्सा बन गया, स्लोवाकिया बन गया, और यूक्रेन को भी जो है इसमें शामिल करने की बात हो रही थी, जिसके खिलाफ रशिया था। रशिया का एक बड़ा कारण ये था इसके खिलाफ होने का कि जो है नेटो का जो डॉक्यूमेंट है उसमें वो रशिया को एक एनिमी के तौर पे देखता है, और नेटो इज़ प्राइमरली एन अलायंस अगेंस्ट रशिया। और यूक्रेन क्योंकि रशिया के साथ उसका जो है बॉर्डर मिलता है, वो नहीं चाहता कि यूक्रेन जो है नेटो का हिस्सा बने, क्योंकि अगर वो नेटो का हिस्सा बनेगा तो फिर सीधा रशिया के मुंह पर जो है क्या बोलते हैं न्यूक्लियर वेपन्स जो है रखे जा सकते हैं। तो इट इज़ अ लेजिटिमेट सिक्योरिटी थ्रेट फॉर रशिया। दैट इज़ द रीज़न वाई रशिया डिडंट वांट यूक्रेन टू बी अ पार्ट ऑफ नेटो, और यही सबसे बड़ा कारण था ये यूक्रेन वॉर का। तो एक तरीके से हम देखते हैं कि रशिया अब एक पावरफुल कंट्री जो है दोबारा से जो है बन चुका था, और वो इस तरीके का नेटो एक्सपेंशन टॉलरेट बिल्कुल नहीं करता, और ये जो है वॉर होती है। साथ ही साथ चाइना एक इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर जो है बन जाता है, और अब यूरोप जो है एक सेंट्रल नहीं है दुनिया के। इट इज़ नॉट एक जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स है उसका केंद्र अब यूरोप नहीं बचा है, उसका केंद्र ईस्ट एशिया हो गया है। इंडिया भी जो है इमर्ज कर रहा है, एक मिडिल पावर बन के आ रहा है। लैटिन अमेरिका है, और आने वाले टाइम में अफ्रीका होगा। तो यूरोप की उस तरीके से अब इम्पोर्टेंस यूनाइटेड स्टेट्स को जो है कहीं ना कहीं दिख नहीं रही है। एक तो जो है जो गाज़ा में एट्रॉसिटीज़ हुई हैं, जिस तरीके से वहाँ पे बर्बरता जो है हुई थी, उसमें अमेरिका पूरी तरीके से कॉम्प्लिसिट था, और यूरोप वाज लुकिंग द अदर वे।
तो जिस तरीके से एक जो लिबरल डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ जो ह्यूमन राइट्स की बात करती थी, उन्होंने गाज़ा के खिलाफ जो है कुछ नहीं बोला। तो इट अगेन एक्सपोज द हिपोक्रेसी ऑफ दीज लिबरल डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़। साथ ही साथ हमने हाल फिलहाल में देखा जो नोबेल पीस प्राइज़ की जूरी थी, उन्होंने मरियम मशोदा को जो है नोबेल प्राइज़ से जो है सम्मानित किया गया। और मरियम मशोदा पूरी तरीके से नेतन्याहू की सपोर्टर्स रही हैं और एक बड़ी कंट्रोवर्शियल फिगर है। तो दिस अगेन रियली ब्रॉट टू फोर द वे you can say the international institutions are being undermined, institutions that represent core values of liberal democratic societies, of human rights etc. तो उसके साथ हमने ये भी देखा कि पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से जो है डिजिटल मीडिया सामने आया और उससे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उनका जो प्रोपोगेंडा है या उनकी जो बाइसेस हैं वो और ज़्यादा जो है सामने दिखे। ये अमेरिकन मीडिया हो चाहे यूरोपियन मीडिया हो, जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं जैसे BBC है और तमाम तरीके के अमेरिकन नेटवर्क्स हैं, उनके जो है बाइसेस दिखने लगे और जो इंडिपेंडेंट वॉइसेस थी वो बहुत ज़्यादा एम्पावर हुई यूट्यूब के आने से। तो एक चीज़ ये सामने आई कि जो लिबरल डेमोक्रेसीज़ हैं उनमें जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कितना कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है और फ्री मार्केट इकॉनमी के चलते जहाँ पे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको एक इट वर्क्स फॉर प्रॉफिट, उसको एक पूरी तरीके से जो है ऑब्जेक्टिव रहना उसके लिए जो है कितना जो है मुश्किल है। तो कई तरीके की जो है एक तरीके से जो फ्लॉज हैं या कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेज़ हैं इंस्टीट्यूशंस में वो सामने आते दिखे। और उसी के साथ हमने जो चाइना का राइज देखा जो कि एक जो है कम्युनिस्ट स्टेट है, रशिया का राइज देखा जो कि अगेन जो है कहेंगे कि एक नॉट अ लिबरल डेमोक्रेटिक सोसाइटी। तो उससे ये चीज़ दिखती है कि लिबरल डेमोक्रेसी होना ज़रूरी नहीं है एक अच्छा या एक कामयाब जो है देश बनने के लिए। जो एक ये ग्लोबलिस्ट ऑर्डर है ये एक क्राइसिस से गुजर रहा है and it's high time that it introspects itself and strengthen international institutions, क्योंकि अभी कोई ऐसा कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं है। अभी ऐसे लग रहा है कि जैसे हम एक जो है मॉब लैंड में जो है जी रहे हैं, जहाँ पे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ट्रंप हो, नेतन्याहू हो, ये ऐसे लगता है जैसे ये मॉब बॉसेस हैं एंड दे डिसाइड दैट वी हैव टू हिट दिस एरिया, वी हैव टू किल दीज मैनी पीपल एंड दे जस्ट किल देम। तो एक इंटरनेशनल लॉ की भी कमी है और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे UN है और बाकी और हैं, इनका कोई अभी जो है इनमें ज़्यादा कुछ अभी दम नहीं लगता है। तो एक चैलेंज है लिबरल डेमोक्रेटिक ऑर्डर के लिए एंड लेट्स सी इफ दे कैन रियली कोप अप विद दिस चैलेंज।